हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं जेएच सर क्लासेस। दोस्तों, पिछले वीडियो तक हमने इकोलॉजी तक क्लियर कर दिया था। इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे इकोसिस्टम। तो समझ में तो आपको पूरा आएगा ही आएगा, बस पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सब इस वीडियो में शुरू करते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र भी कहा जाता है। तो पूरी तरह से इकोसिस्टम समझ में आ जाए, इसके लिए 3 बिंदुओं पर फोकस करना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इकोसिस्टम क्या है। सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट हैं, यानी कि इसके घटक कितने हैं। फिर इसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि इकोसिस्टम का फीचर क्या है, यानी इसकी विशेषताएं क्या है। तो कंपोनेंट यानी घटक और फीचर यानी विशेषताएं बाद में अभी हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इकोसिस्टम है क्या। तो देखिए, किसी क्षेत्र में कार्य करने वाले जैविक और अजैविक घटकों के संपूर्ण योग को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब देखिए, शुरू से समझिए। किसी क्षेत्र में, अब वो क्षेत्र क्या हो सकता है, तो सुन लीजिए। वो क्षेत्र तालाब हो सकता है, वन हो सकता है, घास का मैदान हो सकता है, या फिर कोई नदी हो सकती है। इतना ही नहीं, वह क्षेत्र एक जल की छोटी सी बूंद भी हो सकती है और विशाल महासागर भी हो सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस क्षेत्र की बात की जा रही है। तो किसी क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी जैविक और अजैविक क्या है, ये बात भी आप समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें तालाब की, तो एक तालाब में जैविक घटक क्या हो सकते हैं। तो जैविक घटक में तालाब में पाए जाने वाले छोटे छोटे पौधे या कुछ बड़े पौधे भी हो सकते हैं। और तालाब में पाई जाने वाली मछलियाँ, केकड़े हैं और मेढक है, ये सभी जो हैं जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और अजैविक घटक क्या हैं, तो तालाब में जो पानी है उसमें मिट्टी है, यानी कीचड़, और मिट्टी या पानी में पाए जाने वाले कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हैं, ये सभी अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो उस क्षेत्र में कार्य करने वाले जैविक क्या है वो तो आप समझ गए हैं। अजैविक क्या है ये भी मैंने अभी बताया है। तो घटकों के जो संपूर्ण योग है, उसी को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। तो सीधा सीधा आप समझिए, देखिए, किसी क्षेत्र में कार्य करने वाले क्षेत्र क्या है आपने समझ ही लिया है। जैविक घटक क्या है ये भी समझ लिया है। अजैविक घटक क्या है ये भी समझ लिया है। तो इन घटकों का जो संपूर्ण योग होता है उसी को पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। तो अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि तब इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी क्या है। तो उसमें भी जैविक और अजैविक घटक था, इसमें भी है। उसमें भी वातावरण था, इसमें भी है। तो अंतर क्या हुआ, तो अंतर है। जब अंतर थोड़ा सा बारीकी होता है तो समझना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर एकदम क्लियर अंतर है। यहाँ पर देखिए, मैंने समझने के लिए अलग से लिख दिया है कि वातावरण का जीवधारी के साथ क्या संबंध है, ये इकोलॉजी था। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैविक और अजैविक घटकों का संपूर्ण योग जो है, इनके क्रियाकलापों का जो संपूर्ण योग है वह इकोसिस्टम है। और एक बात ये भी है कि इकोलॉजी में किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की बात नहीं की गई थी। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी जीव हो, उनका वातावरण के साथ क्या रिलेशन है, ये इकोलॉजी था। और यहाँ पर किसी क्षेत्र की बात की गई है। अब वो क्षेत्र क्या हो सकता है, ये मैंने अभी बताया है कि फॉरेस्ट यानी कि वन हो सकता है, या तालाब हो सकता है, नदी हो सकती है, विशाल सागर हो सकता है, जल की एक बूंद हो सकती है। ऐसे पर्टिकुलर क्षेत्र होते हैं। और यहाँ से देखिए, खुद स्पष्ट हो जा रहा है, कुछ भी अंतर खोजने की आवश्यकता नहीं है।
ये शब्द खुद ही संकेत दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है इकोसिस्टम, वहाँ पर था इकोलॉजी, तो वहाँ भी दो शब्दों में मैंने बांटा था इसको, दो शब्दों से मिलकर बने ही हैं। वहाँ पर था ओएकस प्लस लोगास। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए या फिर बाद में देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा कर के। यहाँ पर समझिए इकोसिस्टम भी दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे वहाँ पर ओएकस और लोगास था, वैसे यहाँ पर ओएकस और सिस्टम है। तो ओएकस मीन्स लिविंग प्लेस होता है, ये मैंने वहाँ पर भी बताया था। और यहाँ पर सिस्टम आया है तो सिस्टम मीन्स तंत्र यानी कि व्यवस्था। तो किसी लिविंग प्लेस की क्या व्यवस्था है, यानी कि उसमें कार्य कर रहे घटकों का क्या नियम कानून है, ये इकोसिस्टम है। और वहाँ पर क्या था, ओएकस लोगास यानी कि प्राणियों के रहने का जो स्थान है, लिविंग प्लेस है, उसका अध्ययन, लोगास मीन्स क्या, अध्ययन, इकोलॉजी था। तो अब आप क्लियर हो चुके होंगे कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या अंतर है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, इकोलॉजी में किसी निश्चित क्षेत्र की बात नहीं की गई थी, इकोसिस्टम में कोई निश्चित क्षेत्र होता है, वो निश्चित क्षेत्र क्या है ये भी मैंने बताया। और उसमें वातावरण का जीवधारी से केवल संबंध क्या है इसकी बात की जाती है। और इसमें जैविक घटक, अजैविक घटक और जैविक घटकों में पाए जाने वाले कई घटक हैं, तो उनका संपूर्ण योग क्या है, ये है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने दिया 1935 ईस्वी में। उन्होंने परिभाषित भी किया था कि पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक सभी कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, यहाँ तक की बात तो कॉमन है। फिर इसके बाद है जो वातावरण के जैविक और अजैविक सभी कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं, अब ध्यान दीजिए, संबंधों यानी कि जैविक घटक और अजैविक घटक में क्या संबंध है और उसमें क्या प्रक्रियाएं हो रही है, इसी के द्वारा इकोसिस्टम प्रकट होता है। और इंग्लिश में आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, इकोसिस्टम इज द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट। अभी देखिए यहाँ पर आपको एक शब्द याद करना है इंटीग्रेशन, और दूसरा शब्द याद करना है लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग का जो इंटीग्रेशन है, एकीकरण है इन्वायरमेंट का, वही इकोसिस्टम है। तो बिल्कुल आसान है, आप इसे समझ सकते हैं। फिर इसके बाद है कंपोनेंट। तो इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं वो दो कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। यानी अगर आप इसे घटक कहें तो जैविक घटक और अजैविक घटक। तो दोनों को चलिए हम बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं जैविक घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट क्या है। तो अब देखिए जो जैविक घटक है, बायोटिक कंपोनेंट, इसमें मुख्यतः तीन कंपोनेंट हैं। पहला देखिए क्या है, प्रोड्यूसर, हिंदी में इसे उत्पादक बोलते हैं, और दूसरा कंज्यूमर, हिंदी में इसे उपभोक्ता कहते हैं, और तीसरा है डिकम्पोजर, हिंदी में इसे अपघटक या अपघटनकर्ता भी कहते हैं। तो अब देखिए जो बायोटिक कंपोनेंट का पहला है प्रोड्यूसर, उसको हिंदी में उत्पादक कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव भी हैं, यानी जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो प्रोड्यूसर देखिए नाम से ही पता चल जा रहा है, प्रोड्यूसर यानी प्रोड्यूस करना, और उत्पादक से भी पता चल रहा है यानी कि उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न करना, आपको पता है कि हरे पेड़ पौधे लाइट की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं। तो यही भोजन का उत्पादन करना ही इसके लिए उत्पादक शब्द देता है, यानी उत्पादक से पता चल जा रहा है कि ये भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरा देखिए है कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता, उपभोग करना, उसका भोग करना। कंज्यूमर का मतलब उसको कंज्यूम करना। अब जितने भी
यहाँ पर देखिए कंज्यूमर को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्राइमरी कंज्यूमर प्रथम उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर द्वितीयक उपभोक्ता और टर्शियरी कंज्यूमर तृतीयक उपभोक्ता। तो चाहे प्राथमिक उपभोक्ता हो, चाहे द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक हो, सब के सब कंज्यूम करते हैं और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं हरे पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। जैसे अभी देखिए गाय है, बकरी, हिरन, टिड्डा, खरगोश, ये सभी प्रथम उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं क्योंकि यह डायरेक्ट पौधों पर ही निर्भर होते हैं, डायरेक्ट पौधों को ही खाते हैं। दूसरी श्रेणी के उपभोक्ता देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर, इसमें मेढक, शेर, चीता ऐसे आते हैं जो इनडायरेक्टली पौधों पर डिपेंड होते हैं। जैसे देखिए मेढक क्या है, मेढक टिड्डे को खाता है, टिड्डा हरे पौधों को खाता है। तो यानी हरे पौधे को कौन खाया, टिड्डा, और टिड्डे को कौन खाया, मेढक। यानी कि ये मेढक भी अप्रत्यक्ष रूप से यानी टिड्डे के द्वारा पौधों पर ही निर्भर है। दूसरा देखिए शेर है। अब शेर जो है हिरन को खाएगा, हिरन किसको खाएगा, पौधे को खाएगा। इसका मतलब शेर भी अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर है। तीसरा चीता की भी यही कहानी है। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो डायरेक्ट पौधों पर निर्भर होते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर पर निर्भर होते हैं, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर से अपना पोषण लेते हैं। अब तीसरी एक बात आती है टर्शियरी कंज्यूमर। तो टर्शियरी कंज्यूमर में वो कंज्यूमर आते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, यानी कि तृतीयक उपभोक्ता वो उपभोक्ता हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। जैसे मेढक एक प्रकार का द्वितीयक उपभोक्ता है और सांप मेढक को खाता है, यानी कि मांसाहारी को ही मांसाहारी खा रहा है। ये तो मांसाहारी है इस श्रेणी में। देखिए जैसे मेढक है, शेर है, चीता है, ये मांसाहारी को ही मांसाहारी खा रहा है। मेढक को सांप खा रहा है, ये मांसाहारी ये भी है और मांसाहारी को ही खा रहा है। इसका मतलब यह क्या है, टर्शियरी कंज्यूमर है, यानी तृतीयक उपभोक्ता है। और गिद्ध है, सांप को खाता है, तो ये भी टर्शियरी कंज्यूमर यानी कि तृतीयक उपभोक्ता है। सीधी सीधी बात समझिए, जो प्राइमरी कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर हैं उनको खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है सेकेंडरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। कुछ भी याद नहीं करना है, एकदम सीरियल है। सिर्फ आप ये याद कर लीजिए कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में 3 कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। बाकी आप क्रम से इसको आप लगा सकते हैं। जैसे अभी देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर दिखाया हूँ, हरे पेड़ पौधे देखिए क्या हैं, प्रोड्यूसर हैं। अब ये तीनों क्या है, कंज्यूमर हैं। अब इसी में 3 कंज्यूमर हैं, प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्रथम उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो एक क्रम है। देखिए पौधे को क्या खाते हैं, जैसे ग्रास लैंड की बात किया जाए, किसी घास के मैदान की, तो उसमें छोटे छोटे जो पौधे हैं, या इसको ग्रास भी या घास भी कह सकते हैं, तो घास को कौन खाता है, टिड्डा, टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप। तो एक क्रम है, इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना है। और जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर के अलावा एक तीसरा जैविक घटक है, उसका नाम है डिकम्पोजर यानी कि अपघटक। तो ये इसके अंतर्गत जीवाणु, कवक या कुछ प्रोटोजोअन्स भी आते हैं। तो इनका काम क्या है कि जब किसी भी कोई भी प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर हो, जब इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है और इनकी जब डेथ हो जाती है, तो एक कंज्यूमर यानी डिकम्पोजर इनको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, इनका अपघटन करते हैं, यानी कि इनको तोड़ते हैं और मिट्टी या फिर एटमॉस्फेयर में मिला देते हैं। तो ये इस श्रेणी में जितने भी दिए गए हैं वो जैविक घटक हैं। और जैविक घटक 3 हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। कंज्यूमर 3 हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब देखते हैं एबायोटिक यानी कि अजैविक घटक। तो जो एबायोटिक कंपोनेंट यानी कि अजैविक घटक हैं वो भी 3 हैं। पहला क्या है, क्लाइमेटिक कंपोनेंट यानी क्लाइमेटिक फैक्टर भी कह सकते हैं।
दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट यानी इनऑर्गेनिक फैक्टर, और तीसरा है ऑर्गेनिक कंपोनेंट या ऑर्गेनिक फैक्टर। अब देखिए, जो क्लाइमेटिक कंपोनेंट हैं उसमें उसको जलवायवीय घटक भी कहते हैं, जिसमें ताप है, जल है, वायु है, ये सभी जो हैं क्लाइमेटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, इसको अकार्बनिक घटक भी कहते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन है, कार्बन है, कैल्शियम है, सल्फर है, फास्फोरस है आदि ऐसे और कुछ भी हैं, और इनकी सबकी अपनी अपनी साइकिल चलती है। तो इन सभी साइकिल पर जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और वहाँ पर मैं क्लियर बताऊंगा कि इनकी साइकिल जैविक घटक से होते हुए अजैविक घटकों में कैसे और फिर एटमॉस्फेयर में कैसे जाते हैं, इसकी साइकिल मैं आगे बताऊंगा विस्तार से। और तीसरा जो है ऑर्गेनिक कंपोनेंट यानी कि कार्बनिक घटक, इसमें जो फूड मटेरियल होते हैं, भोज्य पदार्थ वो आते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है आदि ऐसे। इसके बाद देखिए, जो तीसरा पॉइंट मैंने बताया था फीचर के बारे में, यानी कि पारितंत्र या फिर इकोसिस्टम का फीचर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इसका पहला फीचर है सुनिश्चित क्षेत्र, दूसरा फीचर है क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई, और तीसरा है उत्पादकता, और चौथा है ऊर्जा, जैविक तथा अजैविक घटक। सबसे पहले देखिए सुनिश्चित क्षेत्र। तो जैसा यहाँ पर ही आपको मैंने बता दिया था कि इकोसिस्टम का एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है, एक निश्चित क्षेत्र होता है। अब वो क्षेत्र क्या है? तालाब है, नदी है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड यानी घास का मैदान है, जल की बूंदें हैं, या फिर महासागर भी हो सकता है। यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिक पूरी पृथ्वी को एक इकोसिस्टम मानते हैं। तो ये है इसका सुनिश्चित क्षेत्र यानी कि फिक्स्ड एरिया। और दूसरा है क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। अब ये क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? तो पूरे पर्यावरण की जो इकाई सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है वह इकोसिस्टम ही होता है। अगर इकोसिस्टम में से किसी पार्ट को गायब कर दिया जाता है तो पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा। जैसे अभी आप इसके पहले सुने होंगे कि सेल हमारी बॉडी की यानी कोशिका हमारी शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। तो क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई का मतलब ये संरचना भी बनाती है और सभी क्रियाकलाप कोशिका स्तर पर होते हैं। अगर कोशिका में से किसी पार्ट को गायब कर दिया जाएगा तो कोई भी क्रियाकलाप नहीं चलेगा। इसलिए आप कितनों टुकड़े करते चले जाइए, लेकिन अगर इकोसिस्टम में से किसी को गायब कर दिए, चाहे तो प्रोड्यूसर हो, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे डिकम्पोजर हो, चाहे एबायोटिक फैक्टर हो, अगर आप किसी को गायब कर देंगे तो इकोसिस्टम नहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है, यानी कि फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। तीसरा क्या है? उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी। तो हमने ये भी बताया था कि प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं और फिर वो प्रोड्यूस करके उनकी जो उत्पादकता है वह देते हैं कंज्यूमर को, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर को। अब प्राइमरी कंज्यूमर से जो उत्पादकता है वो सेकेंडरी कंज्यूमर में। तो किसी भी इकोसिस्टम में अपनी खुद की उत्पादकता होती है। अगर कोई अपने घर पर एक खरगोश पाल लिया, उसको खुद से भोजन दे रहा है, तो इसका मतलब वह इकोसिस्टम नहीं है। किसी इकोसिस्टम में खुद की उत्पादकता होनी चाहिए। और चौथा है ऊर्जा, यानी किसी भी इकोसिस्टम में इन तीन चीज़ों का होना आवश्यक है। पहला ऊर्जा, दूसरा जैविक घटक और तीसरा अजैविक घटक। ये बात आप यहाँ पर क्लियर कर लिए थे। अब इसमें एक अलग से टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, इकोटोन। तो आप पहले भी शायद सुने होंगे इकोटोन क्या है। अगर नहीं सुने हैं तो समझ लीजिए, किसी भी दो इकोसिस्टम
के बीच का क्षेत्र, जैसे मान लीजिए यह एक ग्रास लैंड इकोसिस्टम है यानी घास का मैदान है और यह एक तालाब है। अब यहाँ पर देखिए ये तालाब का कुछ पोर्शन और इधर घास के मैदान का कुछ पोर्शन ओवरलैप कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है, मिल रहा है। तो इसी ट्रांजिशनल पोर्शन को, यानी जो पोर्शन मिल रहे हैं दोनों में कॉमन है, इसी को इकोटोन कहा जाता है। अब ये इकोटोन कई तरह के हो सकते हैं, जैसे देख लीजिए मार्शलैंड एक प्रकार का इकोटोन है जो किस के ओवरलैपिंग से बनता है, किस किस के मिलने से बनता है। तो यहाँ पर देखिए अगर ड्राई इकोसिस्टम, जैसे घास का मैदान भी हो सकता है, फॉरेस्ट भी हो सकता है यानी कि वन, और वेट इकोसिस्टम जिसमें नदी भी हो सकती है, तालाब भी हो सकता है। तो ये दोनों इकोसिस्टम जहाँ पर मिलेंगे इसको मार्शलैंड कहेंगे, हिंदी में इसको दलदल भूमि भी कहते हैं। तो यह एक प्रकार का इकोटोन है जिसे मार्शलैंड कहेंगे। और दूसरा देखिए है एस्चुअरीज, तो ये भी एक प्रकार का इकोटोन है जो किसके ओवरलैपिंग से बनता है। देखिए साल्ट वाटर का मतलब मैरीन वाटर यानी कि समुद्री जल जिसमें नमक की मात्रा होती है। तो साल्ट वाटर और फ्रेश वाटर के मिलने से एस्चुअरीज बनती है और ये एस्चुअरीज को हिंदी में मुहाना कहते हैं, यानी जहाँ पर नदी और सागर मिलते हैं। तो नदी का जो जल है वो फ्रेश वाटर का मतलब जिसमें लवण की मात्रा ना हो, और मैरीन वाटर का मतलब जिसमें लवण की मात्रा हो, नमक की मात्रा हो। तो इन दोनों के मिलने से जो स्थान जो इकोटोन बनता है उसको एस्चुअरीज बोलते हैं। और तीसरा देखिए है मैंग्रोव। तो अगर कोई टेरेस्ट्रियल पोर्शन यानी कि स्थलीय भाग पर कोई इकोसिस्टम है वह ओवरलैप कर जाए मैरीन वाटर से, यानी कि समुद्र के किनारे का जो टेरेस्ट्रियल पोर्शन है, स्थल भाग है, उसकी ओवरलैपिंग अगर मैरीन वाटर से हो जाए तो उसको मैंग्रोव बोलेंगे। तो इस प्रकार मुझे विश्वास है कि आप पूरी तरह से बेसिकली इकोसिस्टम क्या है ये तो समझ गए होंगे। अब इकोसिस्टम कितने तरह के होते हैं, खाद्य जाल क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है, विभिन्न प्रकार के पिरामिड क्या है, कौन उल्टा है कौन सीधा है, ये बात मैं विस्तार से पूरे आसान कंसेप्ट में बताऊंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और पूरा वीडियो देखने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।